चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं होते। असल में ये गवर्नेंस को डिजाइन करने का एक विज्ञान है, एक साइंस जो डेटा पर चलता है। मैं मेका गोवर्धन रेड्डी हूं और आज हम इसी साइंस का इस्तेमाल करेंगे उत्तराखंड की ज्वालापुर सीट को समझने के लिए, ये देखने के लिए कि एक चुनावी जीत को सच्ची जनसेवा में, रियल पब्लिक सर्विस में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे जमीन पर उतरते हैं। ये है ज्वालापुर, हरिद्वार जिले में पवित्र गंगा के किनारे बसा हुआ। यहाँ एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ उद्योग। और अगर आपको यहाँ की राजनीति को समझना है तो पहले आपको यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को, उनकी उम्मीदों को समझना होगा। आज की हमारी पड़ताल इन 6 हिस्सों में बंटी है। हम जमीन की आवाज से शुरू करेंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे और आखिर में एक ऐसे गवर्नेंस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे जिसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। देखिए, राजनीति को समझने का पहला और सबसे जरूरी नियम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को समझना है। उनकी तकलीफें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ना वो हवा में नहीं होती, जमीन पर होती है और उस जमीन की अपनी एक आवाज है, बस उसे सुनने की जरूरत है। ज्वालापुर की अर्थव्यवस्था के 2 चेहरे हैं, 2 मजबूत स्तंभ। एक तरफ है तीर्थ यात्रा, देश भर से श्रद्धालु आते हैं और इससे एक अलग ही इकोनॉमिक एनर्जी पैदा होती है। और दूसरी तरफ है उद्योग, BHEL, रानीपुर जैसे बड़े प्लांट जो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का, उनके रोजगार का सबसे बड़ा जरिया हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर इस जगह की पहचान बनती है। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे ना रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ कड़वी हकीकतें भी हैं, जैसे खराब सफाई, जगह जगह पानी का भराव, बंद पड़े सीवर और गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण। देखिए, ये सिर्फ सिविक इश्यूज नहीं हैं, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके सम्मान पर असर डालते हैं। सोचिए, जब किसी को रोज गंदी गलियों से होकर गुजरना पड़े तो ये उसके स्वाभिमान पर भी एक चोट है। अब यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए, काफी कॉम्प्लेक्स है। लगभग 25% मुस्लिम आबादी, करीब 25% ब्राह्मण और 18% दलित समुदाय के लोग हैं। बाकी में दूसरे OBC और हिंदू समुदाय आते हैं। और ये एक SC रिजर्व्ड सीट है, जिससे यहाँ के राजनीतिक समीकरण और भी पेचीदा हो जाते हैं। हर समुदाय की अपनी आशाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं। चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़कर जरा आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स वो भावनाओं से परे एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं। और 2022 के नतीजे एक बहुत ही साफ कहानी कह रहे हैं, एक बड़े बदलाव की कहानी। 79.3%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ज्वालापुर का वोटर कितना जागरूक है, कितना इंगेज्ड है। जब टर्नआउट इतना ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर हैं और शायद वो बदलाव चाहते थे। और नतीजा ये रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस 45.7%, भारतीय जनता पार्टी 31.3%। ये कोई नजदीकी मुकाबला नहीं था, ये एक तरफा एक डिसाइसिव मैंडेट था। जनता ने अपना फैसला बिल्कुल साफ साफ सुना दिया। जीत का फासला था 13,343 वोटों का, मतलब 14.4% का ह्यूज डिफरेंस। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। हमारी असली पड़ताल वो इसी नंबर से शुरू होती है। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा स्विंग आया कैसे, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर गौर करेंगे। वो कौन से सिस्टम थे, वो कौन से बाहरी और अंदरूनी प्रेशर पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ये नतीजा मुमकिन हुआ। हमें सिर्फ रिजल्ट को नहीं, पूरे सिस्टम को समझना होगा। पहला फैक्टर, राज्य का सियासी माहौल। देखिए, उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है एंटी इनकम्बेंसी का, और ऊपर से 2021 के बाद राज्य ने 3 मुख्यमंत्री देखे। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने, इस अस्थिरता ने बदलाव के लिए एक माहौल बना दिया। लोग शायद एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी चाहते थे। और फिर बात आती है रोजगार की, खास तौर पर नौजवानों के लिए। जब लोगों को अपनी रोजी रोटी की फिक्र सताती है, जब भविष्य अनिश्चित लगता है, तो वो बदलाव की तरफ देखते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है जो आखिर में जाकर वोट में बदल जाता है। और यहीं पर एक बुनियादी बात याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान, डिग्निटी और अपनी बात जिम्मेदारी से रखने का हक देता है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिर्फ शोर शराबे पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
तभी जनता का भरोसा जीता जा सकता है। ट्रस्ट, वही तो लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी भी चुनाव को गहराई से समझने के लिए सिर्फ आज को नहीं बल्कि इतिहास के पैटर्न्स को भी देखना पड़ता है। हम यहाँ सत्ता की बनावट को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये किसी भी राजनीतिक ताकत के 4 जरूरी चेहरों या स्तंभों को देखता है। तो जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 2012 में मुकाबला एकदम कांटे का था, त्रिकोणीय, और बीजेपी 1% से भी कम के मार्जिन से जीती। 2017 में उनका मार्जिन थोड़ा बढ़ा, लेकिन 2022 में जो हुआ वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं था। कांग्रेस के वोट शेयर में जबरदस्त डिसाइसिव उछाल आया। यही था 2022 का इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कांग्रेस के लिए 17 परसेंटेज पॉइंट्स का उछाल। ये कोई छोटी लहर नहीं थी, ये उछाल सीधे सीधे दलित और मुस्लिम वोटों के एक साथ आने से हुआ। एक स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन जो इनकम्बेंट के खिलाफ था। ये एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट था। तो अब अगर हम अपने चतुर्मुख सिद्धांत से इस सिस्टम को रेट करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। इलेक्टोरल फेस यानी उम्मीदवार मीडियम था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल फेस यानी पार्टी की जमीनी मशीनरी और रिसोर्स फेस यानी फंडिंग दोनों ही लो थे। नैरेटिव फेस यानी लोगों तक पहुंचाया गया संदेश मीडियम था, लेकिन उसमें वो धार नहीं थी। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जीत एक मजबूत संगठन के दम पर नहीं बल्कि एंटी इनकम्बेंसी वेव पर सवार होकर मिली थी। मतलब बुनियाद में अभी भी कमजोरियां हैं। तो एनालिसिस का हिस्सा पूरा हुआ। अब आते हैं एक्शन प्लान पर, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इस जीत को जनता के स्थायी विश्वास में बदल सके। क्योंकि देखिए, असली काम तो चुनाव जीतने के बाद ही शुरू होता है। ये है 90 दिन की सीढ़ी, एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। D90, लोगों को सुनिए, शिकायतें समझिए। D60, सीधे लोगों से जुड़िए, डोर टू डोर। D30, कुछ ऐसा काम करके दिखाइए जो जमीन पर दिखे, जैसे कोई सफाई अभियान। D15, अपने कैंपेन को तेज कीजिए। और आखिर में D7, लोगों को वोट डालने के लिए मोबिलाइज कीजिए। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और जब हम सुनने और डेटा इकट्ठा करने की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, डेटा प्राइवेसी। ये नॉन नेगोशिएबल है। भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत किसी भी व्यक्ति की जानकारी सिर्फ उनकी साफ सहमति से और एक तय मकसद के लिए ही ली जानी चाहिए। हर इंसान की निजता और सम्मान की रक्षा करना ये पहली शर्त है। यही भरोसे की नींव है। क्योंकि गवर्नेंस का असली मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं होता। असली मकसद है ऐसा नेतृत्व बनाना जिसे 3 चीजों पर मापा जा सके: ट्रस्ट, वर्क और इन्फ्लुएंस। विश्वास, काम और प्रभाव। एक ऐसा नेतृत्व जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सके। अगर हम आज के नेतृत्व का स्कोर कार्ड देखें तो ट्रस्ट मीडियम है। 2022 की जीत बड़ी थी, लेकिन अपने बेस के बाहर ये भरोसा अभी टेस्ट होना बाकी है। वर्क लो से मीडियम के बीच है, क्योंकि पहला टर्म है और जमीन पर अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दिखे हैं। और इन्फ्लुएंस वो भी लो है, क्योंकि कोई बड़ी पार्टी या मिनिस्ट्रियल रोल नहीं है। हमारा ब्लूप्रिंट वो सीधे सीधे इन्हीं 3 स्कोर को ऊपर ले जाने के लिए बनाया गया है। और आखिर में एक जरूरी बात, 2022 की जीत कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। वो एक नाजुक मौका है, अ फ्रैजाइल अपॉर्चुनिटी, जिसे हर दिन लगातार सेवा करके कमाना पड़ता है। एक सच्ची और स्थायी विरासत सिर्फ जमीन पर किए गए काम से बनती है, चुनावी गणित से नहीं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 44 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।